Assalamu alaikum, Madam Humaira Tariq. We warmly welcome you in this session, Leaders Unplugged. First of all, we have some questions to ask you, and I would like the audience to as well. If you have some questions, you can coordinate with the team member at the back, the discipline committee. Madam, first of all, I would like to ask कि अपनी आप टीनेज के बारे में बताएं कि आप कैसी थी, जैसे मतलब आजकल के जिस तरह की टीनेज और यंगस्टर्स आजकल के हैं उससे कैसे मुख्तलिफ थी कि आप आज माशाल्लाह जिस मुकाम पर बैठी हैं उसमें लाजमी आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स थी या आपने अपनी उन स्किल्स को पॉलिश किया होगा कि जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर पहुंची, और इस सारे सफ़र में अपनी जवानी का कोई बहुत यादगार वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर डाला हो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत ही प्यारी बच्चियाँ और आपके बहुत अच्छी आपकी डिबेट्स, आपकी सजेशन माशाल्लाह इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, क्योंकि वो आपके हाथों में है इंशाल्लाह। बाकी अपने लिहाज से तो मैं बात ये एक बहुत मुझे जो यादगार वाक़या मेरी ज़िंदगी का है, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ इत्तफाक है कि मेरी एक जानने वाली तालबा इस्लामी जमीयत तालबात से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने कहा कि कॉमन रूम में आ जाना, वहाँ हमारा एक प्रोग्राम है। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम है, चलते हैं। वहाँ मैं गई तो पता चला कि वो उनके इस्लामी जमीयत तालबात की कारकुनान का प्रोग्राम था, मेंबर्स का प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने कुछ बातें सिखाई कि आपको आपका करैक्टर कैसा होना चाहिए, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा सबसे कहा कि अपनी कुछ वो चीज़ें लिख दें, वो बातें जो आपके अंदर नेगेटिव हैं। मेरे पास तो कागज़ कलम भी नहीं था, मैं तो सिर्फ विज़िट करने गई थी। तो उन्होंने मुझे कागज़ भी दे दिया और कलम भी दे दिया, क्या कि आप अपने अंदर जो नेगेटिव चीज़ें महसूस करती हैं वो लिख दें। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मैं काफ़ी देर सोचती रही और मुझे लगा भी ये भी कोई सवाल है, मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। कोई आधा घंटा सोचने के बाद मैंने नाम लिखा और अपना सब्जेक्ट डिपार्टमेंट लिखा और वापस कर दिया। दिल तो कर रहा था ज़रा दो चार बातें और सुना दूं, लेकिन मुरव्वत काम आई कि बहरहाल मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों? इसलिए कि मुझे सेल्फ अवेयरनेस ही थी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद वापस यानी उस प्रोग्राम के बाद मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैं कैसे पहचानूँ अपने आप को कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस मुझे कैसे आएगी। यूनिवर्सिटी में पहुँच गई, मेरे अदारे ने तो मुझे नहीं सिखाया, मुझे समझाया ही नहीं है। और पेरेंट्स का मामला ये था कि हम सिर्फ दो बहनें थी, लिहाजा बहुत ही लाडली थी। उन्हें तो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर नज़र आती थी, उन्होंने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ भी है। फिर उसी लड़की ने जो मुझे प्रोग्राम में लेके गई थी, उसने कहा कॉमन रूम में जुमे वाले दिन कुरान क्लास होती है, उसको ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैंने फिर कुरान तो बहरहाल लफ्ज़ ही ऐसा है कि हर मुसलमान का दिल एक बार तो खिंच जाता है ना, कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कुरान पढ़ना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कुरान के अंदर है क्या। फिर मैंने कुरान क्लास ज्वाइन की तो बहरहाल उसके बाद मुझे समझ आई कि मेरे अंदर कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं और क्या क्या वीकनेस है जिसे मुझे ख़त्म करना है। तो लिहाजा मेरी ज़िंदगी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या है। आपका तालीमी सफ़र और कैरियर माशाल्लाह इतना शानदार रहा है, और चूँकि ख़वातीन को अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको भी पूरा टाइम देना पड़ता है, आपको क्या लगता है कि कभी फैमिली टाइम में आपकी ये चीज़ें हावी हुई हैं, और अगर हुई हैं तो आपने अपनी तरजीहात का कैसे तयन किया है? अच्छा, मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अर्ली एज से बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था।
बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये जो निसाब की किताबें हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन हर किताब पढ़ती थी। अब आम तौर पर वो ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले थोड़े से मतलब थोड़ा वो होता है कि चलें, अब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ तो मेरी दोस्त जितना मेरा सर्कल था सहेलियों का, उन सब का ख्याल था ये फ़ेल हो जाएगी, इसलिए कि इसने तो कभी किताब हाथ नहीं लगाया। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट हमारे वक्त में कॉलेज के अंदर ही अनाउंस होता था। जब मैडम ने अनाउंस किया कि मेरी पोजीशन है तो सब कहें अब उठ के खड़ी हो जाओ भाई तुम्हारी पोजीशन है। मैं कहूँ कि मैडम अभी कहेंगी कि मुझसे गलती से अनाउंस हो गया है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिनों में पढ़ती थी। बहरहाल सेकंड ईयर में मैंने कॉलेज टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह, जब बोर्ड का एग्ज़ाम था। और उसके बाद फिर मास्टर्स के फ़ौरन बाद शादी हो गई और एमफिल में मेरा मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मेरे पास 2 बच्चे थे और 4 बच्चों के बाद मैंने पीएचडी की। और पीएचडी में समझें कि मेरा टॉपिक वो था कि जो एग्ज़ामिनर थे उन्होंने ये कहा कि ये वो मौजू है जिस पर कभी किसी मर्द ने भी काम नहीं किया। उस जो वाइवा होता है हमारा, उसके अंदर मेरे हस्बैंड भी शामिल थे और मेरी बड़ी बेटी उस वक्त जब वाइवा हुआ तो यूनिवर्सिटी में थी, वो भी साथ गई। और छोटा बच्चा जो है वो चलता था, 2-3 साल का था, वो भी साथ था। तो मेरी बेटी को एग्ज़ामिनर ने कहा कि आपकी मामा आपके लिए तो मामा हैं उस वाइवे के बाद कि लेकिन ये वो सब्जेक्ट है या वो टॉपिक है, अलूमुल हदीस में से टॉपिक मेरा वो है जिसके अंदर आप उन अहादीस के रावी जिनके बारे में पता नहीं चलता कि वो ऑथेंटिक हैं या ऑथेंटिक नहीं है, उनके बारे में बताना था कि उनकी पोजीशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये काम मर्द भी नहीं करते थे, ये किसी मर्द ने भी नहीं किया, कि बल्कि अरब के एक आलम हैं महमूद अल-हम्श, उन्होंने इस मौजू को शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का निचोड़ ये था, खुलासा ये था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने वो किताब जद्दा से मंगवाई तो उन्होंने कहा कि ये काम आपकी मामा ने किया है और आपकी मामा है, मगर ये वो काम है जो मर्दों ने भी नहीं किया। अब बात असल में ये है कि ज़ाहिर है उस वक्त मेरी फैमिली थी, 4 बच्चे थे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड और मेरे सास ससुर, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब कुछ साथ था। आमतौर पर हम समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आपकी सारी चीज़ों में मुश्किल पैदा करता है। मुश्किल सिर्फ एक होती है कि अगर आप सब्र नहीं करते। अगर आप सब्र करते हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको बहुत सपोर्ट करता है। मुझे ये लगता है कि बच्चों के बाद एमफिल, फिर पीएचडी, फिर उसमें इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन, और फिर मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट, में ज़ाहिर है कि मैंने 25 साल पोस्ट ग्रेजुएट इदारे में पढ़ाया है और मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हमेशा 100% रहा और कभी किसी का सी ग्रेड नहीं आया। ए प्लस, ए ग्रेड और बहुत कम बच्चों का बी ग्रेड। 25 साल की जॉब के बाद जब मेरी ये प्रमोशन हुई तो मतलब जो ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा मैडम ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट अदारे में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का रिज़ल्ट 100% हो। तो दरअसल इसमें बहरहाल बुज़ुर्गों का बड़ा किरदार होता है, उनकी कुर्बानियाँ भी होती हैं, लेकिन उस सबसे बढ़कर मुझे जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इस सारी अचीवमेंट का, नंबर 1 इस्लामी जमीयत तालिबात, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का मिशन सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम कौन हो, जिन्होंने मुझे अपना आप पहचानना सिखाया। और दूसरा क्रेडिट मैं दूंगी जमात इस्लामी पाकिस्तान को कि जिन्होंने मुझे हर फील्ड में, हर मौके पर मेरा हाथ थामा,
मुझे हौसला दिया, मुझे आगे बढ़ाया, और मेरी बहुत सारी जमात की बहनों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन भी की और बहुत सारी दुआएं भी की। और उस सबसे बड़ा क्रेडिट या एहसान अजीम उस अल्लाह की ज़ात, कि जब आप उसकी राह पे निकलते हैं तो वो ज़िंदगी में बड़े मोजज़ात बर्पा करता है। मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट में मेरा किरदार ज़ीरो है। वजह सिर्फ एक है कि मैंने उसके रास्ते को अख्तियार किया, उसके मिशन को ज्वाइन किया। ये जो अभी हमारा बेटा असद इजाज़ आपके सामने उस मिशन को एक मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए प्रेजेंट कर रहा था, दरअसल ये वो रास्ता है। जब आप इस रास्ते पे पढ़ते हैं तो ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपके कदम चूमती चली जाती हैं। इंशाल्लाह जो मेरे साथ हुआ है वो आप सबके साथ होगा, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा जब आप इस रास्ते को अख्तियार कर लेंगी। Inshallah, Jazakallah khair, madam. Seriously, an inspirational experience she has shared with us. And being a part of central management of Jamaat Islami, आप हमें ये बताएंगी कि जो मसाइल हम एज स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स में हमें पेश आते हैं, जैसे कि फ़ीसों में इजाफा या ट्रांसपोर्टेशन की नॉन अवेलेबिलिटी, और इसके अलावा स्पेशली कराची के अंदर जितना क्राइसिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, उसमें जमात इस्लामी का क्या किरदार रहा उसको बेहतर बनाने के लिए? इसमें क्या आपकी टीम ने कोई ऐसा काम किया जो आप यहाँ पे पेश करें? वैसे मौका मिल जाए उस्ताद को तो उसके लिए चुप होना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल छोटा है लेकिन जवाब लंबा होगा। नंबर एक, जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तालीमी इदारे खोले हुए हैं। सबसे पहले तो आपने कराची में तो आप उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम से वाकिफ़ ही हैं, और इसके अलावा हमारा अदारा आफाक है जो निसाब बनाता है, करिकुलम सेट करता है, टीचर्स ट्रेनिंग करता है। दुनिया का नंबर 1 टीचर्स ट्रेनिंग का इदारा है। जो गवर्नमेंट ने अदारे छोड़े वो हमने गजाली के तहत अडॉप्ट किए और हम वो चला रहे हैं। अच्छा, ये तो मर्द और ख़वातीन मिल के काम कर रहे हैं। अब सिर्फ विमेन विंग जो करता है, जामियातुल मुहसनात का एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कम्युनिटी स्कूल्स का नेटवर्क है जहाँ कचरा चुनने वाले बच्चों को तालीम दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स हैं जिसमें हम गांव देहात की बच्ची को तालीम देते हैं। ये हमारा तालीम का कुछ, और कुरान इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हम ख़वातीन को कुरान की तालीम देते हैं। ये हमारा एजुकेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं। अच्छा, इसके अलावा औरत हिरास भी होती है, औरत पर तशद्दुद भी होता है, औरत के मतलब बेशक कानून बहुत बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए हम पाकिस्तान की मजबूर औरत को जब अगर वो किसी इल्ज़ाम की शक्ल में या किसी ज़्यादती की शक्ल में जेल में चली जाती, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा भी लड़ते हैं। और अगर वो मुजरम होती है और उसकी सज़ा पूरी काट लेती है मगर तावान अदा नहीं कर सकती, वो तावान भी हम अदा करके उसे रहा करवाते हैं। जेलों के अंदर जाकर हम उसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम भी करते हैं। और बहुत सारी माएँ वो हैं जिनके मासूम बच्चे भी जेलों में साथ होते हैं, उनकी एजुकेशन का इंतज़ाम भी करते हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल है अल खिदमत फाउंडेशन को आप सब जानते हैं। हम बेवाओं, सिर्फ वेमेन विंग ने पिछले साल 2024 में हमने बहुत बड़ी तकरीबन 1.5 करोड़ की रकम हमने बेवा ख़वातीन को दी है, सिर्फ बेवा ख़वातीन को। और टोटल ख़वातीन और बच्चों के ऊपर और यतीम बच्चों के ऊपर जो हमने खर्च किया है पाकिस्तान के अंदर वो 25 अरब है। ये पूरे पाकिस्तान की अमाउंट है जो हमने बेवाओं और यतीमों के ऊपर हमने खर्च की। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा हॉस्पिटल्स का अल खिदमत के तहत चलने वाला एक वसी नेटवर्क है। अगर आपने राजी का नाम सुना होगा, राजी हॉस्पिटल का,
जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन चला रही है उसे, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे। तो ये कुछ सिर्फ इशारात मैंने आपको दिए हैं, वरना अगर मैं तफसील से जाऊं तो इक़्तिदार जमात इस्लामी के पास नहीं, मगर जमात इस्लामी इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में 39 लाख इस वक्त लोग 39 लाख लोग इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं, और 39 लाख लोगों की ज़रूरियात को अल खिदमत फाउंडेशन पूरा कर रही है, जिसमें वेमेन विंग भी अपने मर्द भाइयों के साथ है। तो ये एक थोड़ी सी पिक्चर है, आप आइए, शामिल हों और इस काम में अपना हिस्सा डालें। हम इससे बढ़कर भी आगे इंशाल्लाह अपनी कौम की खिदमत में मज़ीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल तालीमी इदारों में ऐसी बहुत सी सरगर्मियाँ हो रही हैं जिनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मुझे लगता है कि जिनका मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स के जहनों को मुंतशिर करना और परागंदा करना है। क्या आपके दौर में ऐसी कोई सरगर्मियाँ होती थी? अगर होती थी तो आप एज ए स्टूडेंट उसके लिए क्या कदम उठाती थी और किस तरह से इक़दाम करके उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती थी? वैसे मेरा ख्याल है मैंने तो बहुत अच्छा वक्त इसलिए गुजारा है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं इस्लामी जमीयत तालबात मैंने ज्वाइन ही पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके की है। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी यूनियन थी, इस्लामी जमीयत तलबा और तालबात यूनियन, मतलब बाकायदा विन करके इलेक्शन मौजूद थे। तो हम तमाम एक्टिविटीज़ जो भी करवाते थे, हम गेम्स भी करवाते थे, हम डिबेट्स भी करवाते थे, हम ट्रिप्स भी लेके जाते थे। हम पूरे ये सारे शुमाली इलाका जात में बच्चों और बच्चियों के ट्रिप्स लेके जाते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे आज भी याद है बुशरा रहमान साहिबा हमारी बहुत चीफ गेस्ट हुआ करती थी। मुख्तलिफ हम बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया करते थे, बहुत बड़े प्रोग्राम करते थे, लेकिन वो सारे जो है वो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी, क्योंकि सब कुछ जमीयत तलबा और तालबात खुद से अरेंज करते थे। अलबत्ता कॉलेज के ज़माने की बात यह कि उस वक्त मैं जमीयत में नहीं थी, लिहाजा मुझे ये शऊर ही नहीं था कि गलत क्या है और सही क्या है। मुझे तो शऊर ही उस वक्त मिला कि जब मैंने इस्लामी जमीयत तालबात ज्वाइन की। अलबत्ता मैं ख़ुद कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल रही, बहुत शुरू की बात है। मेरा ख्याल है आज से कोई कम अज़ कम भी 23-24 साल पहले की बात है। तो बिल्कुल स्टार्ट में ही यानी 1 साल की जॉब के बाद ही मेरी वाइस प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी थी। उस वक्त आपके इल्म में शायद ये बात नहीं होगी कि हमारे यहाँ NGOs को बाकायदा ये अथॉरिटी होती है, वो किसी भी कॉलेज के अंदर जाके कोई भी प्रोग्राम कर लें। एक NGO के तहत ये जो ऐनक वाला जिन आपके यहाँ तो अब आपको याद नहीं, हमारे वक्त में ऐनक वाला जिन बड़ा मशहूर होता था, टीवी पे प्रोग्राम चलता था। अच्छा, वो ऐनक वाले जिन के लिए लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें अलाउ कर दें कि हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं वाइस प्रिंसिपल थी, मैंने कहा नहीं कर सकते। अच्छा, बहरहाल उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने डायरेक्टर से जाके, डायरेक्टर एजुकेशन से इजाज़त ली और पूरा शो शुरू हो गया। लेकिन मतलब चीज़ें जो दूर से नज़र आती हैं ना, हकीकत में वैसी नहीं होती। ऐनक वाला जिन बहुत मासूम सा प्रोग्राम था, लेकिन जब वो साहब स्टेज पे परफॉर्म करने लगे तो उन्होंने एक लड़की को हाथ से पकड़ के स्टेज पे अपने साथ लाके डांस करवाया। अच्छा, हमारे लिए तो ये बेरेबल था नहीं, क्योंकि उस वक्त तो हम ये सोच ही नहीं सकते थे। खैर, बहरहाल फिर मैं मतलब उस पर रिएक्ट तो होना ही था, तो रिएक्शन जो बनता था वो मैंने दिया, और उसके बाद फिर नतीजा भी निकला कि मेरी इंक्वायरी हो गई, वो भी होनी ही थी। खैर, लेकिन इस तरह की चीज़ों को हम बहरहाल रोकने की कोशिश करते थे। उसके बाद दोबारा फिर कोई इसी तरह का ग्रुप आने की उसने कोशिश की, वो आ गया, उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया और स्टार्ट में ही बहुत बुरी गुफ्तगू शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त तक मैं समझ चुकी थी और मैंने अपनी स्टूडेंट्स को अवेयर कर दिया हुआ था। उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और पूरा का पूरा कॉलेज का हॉल उठ के बाहर चला गया। मतलब हम किसी ना किसी तरीके से उसको अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल करते थे।
जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। हमने आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल किया और यकीनन ये नौजवान लड़कियों के लिए बुलंद परवाज़ हासिल करने में मुआविन साबित होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।